हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। अंशव, आप इधर ही हो हॉस्टल में? नहीं सर, प्रैक्टिकल थे आज तो मेरे को कल जाना पड़ा घर। ओके ओके ओके। ओके, मैं पहले टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। फुल टेस्ट 2। हाँ जी, बताओ। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। न्यूक्लियस डिकेज इनटू बी। पेरेंट न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस इज बी। अच्छा, एक्टिविटी है और नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, जैसे वो लिखनी आती है आपको? इसकी क्या बनेगी मैथमेटिकल इक्वेशन? इसकी लिख ली थी मैंने, मतलब ऐसे कर लिया था, ए टू हाँ, बी फिर बी टू सी। नहीं, मतलब वो एक सेकंड, ये आपका ऐसे बन गया ना, ए टू बी टू यस सी। सर। तो 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 जो तो डी एन ए बाई डी टी है, वो तो लैम्डा एन ए है। यस सर। और जो डी एन बी बाई डी टी है, वो लैम्डा एन ए माइनस लैम्डा।
लैम्डा ए एन ए माइनस लैम्डा बी एन बी। लैम्डा बी एन बी बन गया। सर जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर वाली है। हाँ वो तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर हाँ, है। उससे हो जाएगा। और उसी को नीचे नीचे मतलब एन ए जनरल आ जाएगा ना, एन ए टी की फॉर्म में। हम्म। तो वही ये तो फिर वो तो वैसा बन जाएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर वो डिफरेंशियल। फर्स्ट ऑर्डर वाली, हाँ हाँ। हाँ मतलब वो जो सिंपल लगती है वो कर ली थी वैसे। पर हाँ हाँ। एक बारी वो खोलना क्वेश्चन, जो हम्म, एक्टिविटी वाला ग्राफ है वो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना पेरेंट का। नहीं हो सकता। वो मतलब उसने दिया हुआ है पेरेंट का कांस्टेंट वाला, वो वाले केस में जब टी वन मच ग्रेटर मच देन। नहीं, हाँ वो देख लेते हैं बस कि अगर मच लार्जर है T1 तो अगर T1 बहुत बड़ा हुआ फिर तो कांस्टेंट हो सकता है ना। नहीं सर मतलब हमें तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है ना बस, पेरेंट की एक ही एक्टिविटी के लिए। तो टी वन बड़ा हो छोटा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उससे ये फर्क पड़ेगा कि अगर T1 बहुत बड़ा है, मतलब लॉजिकली सोचो, अगर T1 बड़ा है तो इसका मतलब वो डिके ही नहीं कर रहा कि पर हमें ये भी n नहीं पता ना कि टी वन की कितनी। कि n नियरली कांस्टेंट हो गया ना। नहीं, वो टी टू के मुकाबले बड़ा है, पर ये नहीं पता ना कि वो खुद भी बड़ा है कि नहीं। हम्म। मतलब मतलब आप ये कह रहे हो कि एब्सोल्यूट सेंस में वो, हाँ देखो ऑब्वियसली एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं आएगा, थोड़ा सा तो वो होना चाहिए, वो मतलब कर्व में होना चाहिए। जो एक्टिविटी कांस्टेंट होगी या ज्यादा होगी वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि टी वन खुद कितना एब्सोल्यूट बड़ा है। हाँ 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 बिल्कुल। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए था, चाहे थोड़ा सा भी उसको वो दिखा देते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है तो ठीक हो जाता। ओके सर। सर हम्म। जो बी और डी ग्राफ है वो आप बिना सॉल्व करे कर सकते हो उनमें से। बी और डी, एक्चुअली वही बात कि पेरेंट का तो ऐसा ही बनना है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ। हाँ शिव, क्या कह रहे हो? सर हम शायद केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ऐसा कि अगर ए टू बी हम्म। टू सी जा रहा है तो फिर बी की एक बार में बढ़ जाती है कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाद कम होने लग जाती है। यस हाँ सर। हाँ, उससे तो भी कह उससे सकते कर हो, सकते और यहाँ सिंपली मतलब आप इससे भी बता सकते हो कि मतलब हाँ मैथमेटिकली तो ऑब्वियसली बता ही सकते हो, और थोड़ा सा लॉजिकली इस तरह से ही बता सकते हो ना कि इनिशियली तो बी का रेट बहुत कम होएगा, मतलब बी के केस में जो ग्राफ आना है वो तो ऐसे ही आएगा ना कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। यस वो तो हाँ वैसे ही होगा, शेप तो वैसे ही हम्म। होगी। हम्म। मतलब बी और डी में कोई फास्ट मेथड है करने का, बी और डी में कौन सा सही है। नहीं वो तो बस इससे ही कह सकते हो कि देखो बेसिक नेचर तो यही आएगी। हाँ। अब बस फर्क ये है कि बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि T1 अगर हम वो बहुत लार्जर दे देते हैं तो वही बात की फिर T1 का जो डिके है वो मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। मतलब इन्होंने तो इंटरसेक्टिंग दिखा दिया ना हम्म। यहाँ पे। ओके सर। तो उससे ही आएगा। हम्म। और आगे। फिफ्थ क्वेश्चन।
ये वो वाला केस बन गया ना गोपाल, जो हाँ ये सब मतलब है तो इजी, पर हाँ ये क्लियर नहीं हो रहा कि डिस्टेंस डी क्या है, जो कैपिटल डी आपको हो रहा है क्लियर एक बार, है ना? मतलब डी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। हाँ मतलब आंसर उसी से आता है, पर क्लियर सा नहीं हो रहा अभी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। और ऐसे है ना, प्लेस इन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एट अ डिस्टेंस डी। थोड़ा सा हाँ मैं मान रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में है गड़बड़, ओके बट सर, हम्म। फिर इसके बाद सिक्स्थ भी देखना। हम्म सिक्स में इस चीज में गोपाल क्या कंफ्यूजन है? सर इसके अंदर ना पहले तो मैंने ये पूछना है भी ना, इसके अंदर ना एक बार सोल्यूशन आप निकाल लो, वैसे ही है मैंने, मेरा भी सोल्यूशन सेम सही है, उसमें से एक अच्छा निकालना है इसका सोल्यूशन भाई। कहाँ था सॉल्यूशन? हम्म फिर इसके अंदर एक तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, cos थीटा इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल, हम्म और एक हमारे पास ये इक्वेशन है अभी। एक मिनट, हाँ, एक तो आप ये इक्वेशन देखो अभी, T1 माइनस टी टू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी लिखा हुआ है जो, हम्म। उसके अंदर अगर मैं cos थीटा को जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल डाल दूं तो T1 माइनस टी टू आ जाता है एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है। और नीचे एक और इक्वेशन हमने निकाली हुई है, T1 माइनस टी टू इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। आप कह रहे हो ऊपर वाली क्वेश्चन से आ रहा है T1 माइनस टी टू इज इक्वल टू, मतलब भी एम ओमेगा स्क्वायर एल आ रहा है, और ये नीचे से आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू, है ना? यस सर, यस सर। सर ऊपर वाली कौन सी इक्वेशन? ये जो मतलब ये जो फर्स्ट टू लिखी हुई है, इससे cos थीटा बन गया जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल। ओके सर।
तो इस और T2 की एक तो ये बात है कि कैसे हो रहा है, एक और बात है कि जैसे इसमें ना एक वो लास्ट में लिखा हुआ है कि आई ओमेगा पे डिपेंड करता है कि नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसने नीचे लिखा हुआ है कि थीटा डिपेंड्स ऑन ओमेगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ओमेगा। पर थीटा को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये प्रीज्यूम्ड है कि थीटा सेम रहेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो क्वेश्चन में उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक पर्टिकुलर एंगल पे घुमा रहे हैं हम। सर इसके अंदर उसने में ये पूछा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो हाँ, इसका मतलब ये, हाँ मतलब एक्चुअली देखो क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, मतलब जो पहले वाली कॉन्ट्रडिक्शन है वो तो है ही है, उसका तो देखते हैं। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कौन बनना चाहिए, ओके सर। है ना, उसने तो ये कहा है। आ, तो अब वो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करके ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई अगर कौन बनाना है आपको, तो आप एक पर्टिकुलर ओमेगा पे घुमाओगे तभी कौन बनेगा। समझ लो कि इट इज नॉट कि आप किसी भी ओमेगा पे कौन बना सकते हो। और इसलिए आ, ये बन गया कि मतलब जो आप कह रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ओमेगा। नहीं समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने ये जो रॉड है ओके उसको सर। इस तरीके से घुमा रहे हैं कि वो हाँ कोन बनाए, कोन की सरफेस बनाए, हाँ बिल्कुल। है ना। तो अब हमें मैथमेटिकली सॉल्व करके ये पता चल रहा है कि भाई कोन तभी बन सकता है अगर आप उसको एक पर्टिकुलर थीटा पे घुमाओगे, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आर्बिट्ररी एंगल थीटा पे कोन बना सकते हो। जो थीटा यहाँ से मतलब एक तरह से अपना सॉल्व करके आ रहा है, वही वाला थीटा पॉसिबल हुआ ना, और कोई थीटा तो नहीं आप बना सकते। मतलब कि इट इज लाइक कि अगर कोन बनेगा तो वो कोई 30 डिग्री वाला ही कोन बनेगा या 50 डिग्री वाला ही कोन बनेगा, और कोई कोन नहीं बन सकता। जो ए ऑप्शन है कि आई डिपेंड्स ऑन ओमेगा, इससे आपने ये कैसे इंटरप्रेट किया? मैं इससे कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोन बनाना है तो ओके सर। आपको उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे घुमाना पड़ेगा, ठीक है, जो एंगल ओमेगा पे डिपेंडेंट है। मतलब आप ऐसे कह लो कि हमने ओमेगा फिक्स किया हुआ अच्छा ओके। है ना, कि हमने तो इस ओमेगा से घुमाना है, कि ओके। अगर इस ओमेगा से घुमाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई थीटा ठीक। आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ आएगा। तो फिर उससे आपका आई चेंज कर रहा है। सर जब इसने ऐसे बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ओमेगा, तो इसका मतलब ये है हम्म। ना कि अगर मैंने ओमेगा बढ़ाया तो आई भी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, और वो होगा क्योंकि जब आप ओमेगा बढ़ाओगे तो थीटा चेंज हो जाएगा, हम्म, हाँ यस सर। है ना। सर ये आपने इंटरप्रिटेशन इसलिए नहीं ली ना क्योंकि थीटा की बात नहीं की हुई क्वेश्चन में। हाँ एग्जैक्टली अगर हम्म। यहीं कहीं क्वेश्चन में ये लिखा होता कि एक एंगल थीटा पे घुमा रहे हैं तो फिर कोई सेंस ना रह जाती इसकी। थीटा तो हमने माना है। हाँ, थीटा तो हमने ओके। निकाला है उस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग। बट जो आप पॉइंट कह रहे हो उससे एक बार ये देखना पड़ेगा कि मतलब कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि जैसे अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो प्रोबेबली दैट मीन्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यस सर। कि ऐसा सिस्टम आप बना ही नहीं सकते। सर और एक और बात कि जो इसमें जो हमने रॉड्स यूज किए हैं, वो रॉड्स कोई और डायरेक्शन में भी वो लगाएंगे फोर्स उसके ऊपर? नहीं, वो तो लिखा ना थिन थिन लाइट थिन रॉड। ओके सर। सर इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब थीटा भी, थीटा फिक्स ही हो जाता है पूरा, मतलब ओमेगा पे भी डिपेंड भी नहीं करता, वो पूरा ही फिक्स्ड है।
हाँ वही देखना है कि क्या थीटा ओमेगा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। एक बार ना इसको मैं देखता हूँ सॉल्व करके, मतलब एग्जाम देख के तो समझ नहीं आ रहा, सॉल्व करके मैं देखता हूँ कि अगर तो कॉन्ट्राडिक्शन ही आ गई कुछ, तो दैट वुड मीन कि ये सिस्टम ही नहीं बन सकता ऐसा। इसका सॉल्यूशन एक बार देख लो, नहीं इक्वेशन ट्राई कर। सोल्यूशन देख लिया मैंने। अच्छा। वो तो मैंने खोला हुआ है। अ, और वो तो सही लिखा हुआ है इन्होंने, और उसमें वो भी मुझे समझ आ रहा है कि जो जिस तरह आप कह रहे हो। हाँ जी, यस तो सर। तो उससे तो फिर उसका मतलब तो यही निकल के आया ना कि आप ऐसा सिस्टम बना ही नहीं सकते हाँ जहाँ पे यस। आप थिन रॉड्स ले लो और मासेस भी इक्वल ले लो, या तो मासेस अलग होते। हाँ यस सर। तो फिर मतलब बेसिकली पूरे क्वेश्चन की सेंस खत्म हो गई। ओके सर। हम्म, और 17। सर इस वाले का ना आंसर गलत आ गया, वो मतलब आंसर गलत आ रहा था मेरा। अच्छा। जो मोमेंटम वाला है ना, उसका नहीं मतलब आ जो मैं रहा। देखता हूँ, मतलब मैं वही देख रहा हूँ कि मोमेंटम वाला तो अगर सेम मोमेंटम है तो फिर तो रेडियस सेम ही होगा ना। नहीं, mv/q भी तो आएगा, क्यू वाला। अच्छा क्यू भी है, हाँ उसका कोई ऑप्शन नहीं अलग था। आएगा। हाँ 1:1, हाँ नीचे मतलब वो नीचे वन 1:1। 1:1:2 बन गया है ना, मतलब 2:1:1 बन गया। नहीं, अल्फा का 2 होगा ना, तो 1:1:1:1/2। हाँ वही 1:1:1/2, तो 2:2:1 बन गया है ना। हाँ यस सर। हम्म पर इसने ना 2 3 R दिया हुआ आंसर 1 1 2। समझ गया। वो और सेम ही लिख वैसे दिया उन्होंने रेडियस, हाँ। और वैसे एग्जैक्ट तो 2 2 1 आना चाहिए। बिल्कुल। हम्म वैसा कोई है ही नहीं ऑप्शन में। हम्म फिर ये करवा देना करेक्शन, अगला देख लो तो। इसके बाद वो ये इसमें तो हो गए फुल टेस्ट में। हम्म पार्ट टेस्ट खोल लो। पार्ट टेस्ट 1। पार्ट टेस्ट नहीं, 2। पार्ट टेस्ट 2। इसके अंदर अंशिव आप दे रहे हो टेस्ट? सर मैंने पार्ट टेस्ट स्टार्ट किया था देना, मैंने अच्छा। केमिस्ट्री दिया, मैथ्स दिया, फिर मैं इंटरफेस से यूज तो नहीं था, तो मैंने गलती से सबमिट कर दिया। ओके। थर्ड क्वेश्चन लिखना। सर इसके अंदर ना मिसिंग लग रहा है मुझे कुछ, dn/dv के अंदर ना।
ये शीट में भी है सर क्वेश्चन, वहाँ पे वी स्क्वायर आएगा साथ में, वी स्क्वायर साथ में, कहाँ पे? एन वी की वैल्यू में। dn by dv इक्वल टू 3n नॉट बाई v नॉट क्यूब इंटू वी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, वी पे डिपेंड, अच्छा ठीक है, इसमें तो वी नहीं आया। यस सर। ठीक है। सर एक फोर्थ क्वेश्चन देखना। तो इसमें इन्होंने डायमेंशंस का कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, क्यूब और स्फीयर का। अच्छा वो ऑप्शंस में है कि उस पर डिपेंड करता है। अगर हम सोचें स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा? स्टेफन वाला, हम्म स्टेफन, क्या, मैं समझा नहीं। स्टेफन लॉ, हाँ उससे इंटेंसिटी मान ली इसकी मैंने, कोई इंटेंसिटी दोनों की सेम है रेडिएशन की, तो मतलब वो हाँ, वो इंटेंसिटी तो इंटू उससे मान के, हाँ एरिया इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर 4। हाँ बिल्कुल। तो ए तो तो कट, आर कट जाएगा है ना? हाँ एरिया कट जाएगा। एरिया नहीं कटेगा, आर कटेगा। मतलब जो आप इंसिडेंट रेडिएशन लिखोगे वो हाँ होगी इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ यस सर। और जो एमिटेड होएगी उसमें तो पूरा सरफेस एरिया आएगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा वो ठीक है तो सर, चारों मैंने, से निकल जाए। हाँ मैंने उसमें भी पाया उसका। ओके सर। तो हाँ, तो वही गलती हुई होगी दूसरे में भी। हाँ यस सर। वहां पे भी इंसिडेंट एक फेस पे निकलेगा 6 फेसेस से। हाँ। हम्म, और सर एट्थ क्वेश्चन देखना। नहीं सिक्स, सॉरी सिक्स। हम्म, टी नॉट पे रखा, एनवायरनमेंट 0 पे है, while the object cools from T naught to TE and time this much, the environment rises to temperature this much during the same time. Average rate of cooling and average net heat loss. Average net heat loss. चलो कोई बात नहीं। आ, और फिर उन्होंने यही सेम बना दी। आ, हम्म
तो देखो, हमें ये तो पता ही है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंट होता है। यस सर। तो ये जो इनिशियल टाइम है 0 से टाउ/4, हाँ इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू जो 3 टाउ/4 से टाउ वाला टाइम होगा। सर, इसके अंदर हम बेसिकली उसकी मॉड की बात कर रहे हैं ना, डी/dt की। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक बार बताना कैसे कह रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है मॉड, हाँ दैट इज हाँ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, यस यस। तो अब जो इनिशियल टाइम है, बिल्कुल इनिशियल वाला, हाँ तो इनिशियल वाले में अ, अभी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग्स का कम होगा, जीरो ही टी होगा। नॉट है, टी नॉट और जीरो है, यस सर। तो डिफरेंस ज्यादा होएगा। अब जैसे जैसे बॉडी कूल हो रही है, हाँ तो अ, अब बॉडी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि सराउंडिंग का और ज्यादा बढ़ जाए। मतलब एक बारी के लिए तो मैं मानता हूँ आपकी बात की, वो डिक्रीज होगा जो डिफरेंस है, वो हाँ बाद में हाँ इंक्रीज होने लग जाएगा ना, क्या पता, क्योंकि सराउंडिंग का बढ़ता जाएगा। और आप उस सेंस में कह रहे हो कि, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि सराउंडिंग्स बहुत छोटे से हैं। नहीं, मतलब सराउंडिंग का उसके ज्यादा निकल जाए, उसके आगे निकल जाए वो सराउंडिंग का, ब्लैक बॉडी से, तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना, जो डिफरेंस है। हाँ हाँ वही, हाँ वो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। वो हमें वो देखना पड़ेगा कि द टेम्परेचर राइजेस टू T0, उसके बारे में हाँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। बट अगर जो चीज आप कह रहे हो, अगर हम वो माने, तो फिर हाँ तो yes। जो सेकेंड इंटरवल है उसमें तो फिर हीट लॉस होएगा ही नहीं, है ना। मतलब हो भी सकता है, वो तो ऐसा हो सकता है कि उसके बीच में एक थोड़ा सा टाइम के लिए गेन होना शुरू हो जाए, है ना। मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि एग्जैक्टली कब, किस इंस्टेंट पे टेम्परेचर सेम हुआ होगा। हाँ यस सर, कोई पता नहीं है। हम्म, तो ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैंने जब डी ऑप्शन पढ़ी तब दिमाग में आया ये, एक बार देखना। बी ऑप्शन। हाँ, उसी में वो वैसी बात कर रहा है ना, जैसी मैं कह रहा हूँ। बी किस तरह करें आप, क्योंकि अगर अल्फा इज लेस देन सर डी 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 डी। डी, हाँ डी, rate of cooling decreases with time at first reaches a maximum। नहीं, उसके बाद भी इंक्रीज थोड़ी करेगा रेट ऑफ कूलिंग। डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। नहीं नहीं, मतलब हम तो ये कह रहे हैं ना कि फिर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ही बढ़ गया। अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर जो हमारी गिवन बॉडी है वो कूल थोड़ी करेगी, फिर तो वो बॉडी हीट अप हो रही होगी ना। यस।
अच्छा। तो सर मतलब यस। सर यहाँ पे आपने ये कैसे बताया कि वो डिफरेंस बाद में बढ़ जाएगा, डिफरेंस बाद में कम होता जाएगा? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मतलब हम कह रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल केस ऐसा हो सकता है कि हम अगर माने कि ये हो जाए कि अ, नहीं, बट एक मिनट गोपाल, हम एक चीज और भी सोचें। अगर एक बारी बॉडी और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे आ गए, हाँ यस। हाँ। उसके बाद तो इक्विलिब्रियम ही आ गया, फिर तो फर्दर कुछ होगा ही नहीं। हम्म। हाँ, वो ग्राफ में भी हम ऐसे दिखाते होते हैं कि वो एक बार ही पहुंच गया, फिर हाँ हाँ, इन्फिनिटी पे पहुंच जाता होता है वो। तो इसका मतलब उसके आगे वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम्म। हाँ तो ये सही है। थ्रू आउट कूलिंग ही हो रही है। हाँ ओके सर। तो बस फिर तो सिंपल ही है ना, कि ऑब्वियसली शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस हाँ यस। ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा। सर ये यस। कैसे कहा आपने कि शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा? मतलब ऐसे सोचो ना, इमेजिन करो कि बॉडी पहले 70 पे है, सराउंडिंग्स 100 पे है, 0 पे है। तो बॉडी ने 70 से अ, कम होना है, सराउंडिंग्स ने 0 से बढ़ना है। ठीक। तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो डिफरेंस कम होता जाएगा ना, बॉडी का और ओके। सराउंडिंग। आगे। 8 देखना। फिर इसकी सी ऑप्शन चेक करना। Hazard point is an anti-node. हाँ, वेव स्पीड क्या बनती है, 3:1 की रेशो में आती है ना। यस सर। लेफ्ट साइड वाले की लेफ्ट साइड वाले की 3 इसकी भी, और सर पॉइंट लेफ्ट है। वाले का 6th मोड ले लो एक बारी। हाँ सीधा ही बता दो ना, देख लेते लेफ्ट हैं। वाले का 6th मोड। सिक्स्थ मोड, हाँ। तो वो हो गई सिक्स्थ मोड पे, तो वो 2n-1 वाली हो गई, 2n-1 इंटू। मैंने एन वाला लगा दिया, सॉरी। आगे। सर वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को करने का कोई ये इसमें फ्रीक्वेंसीज पुट ही करके देखनी होती है ना? नहीं, वो तो मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं ना, जनरल फॉर्म, n1 n2 की फॉर्म में, दोनों साइड। मतलब कैसे? आप दोनों स्ट्रिंग्स को इंडिपेंडेंट मान लो, लेफ्ट और राइट वालों को, ठीक है। कि अलग अलग मोड्स हो अच्छा सकते हैं ओके। दोनों के। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ। सर 21 देखना। Perfectly heat conducting, all not just thermally insulated.
इसमें कहीं ये चक्कर तो नहीं पड़ रहा कि टू इक्वल पार्ट्स नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, ऐसा इतना नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब इक्वल मानना पड़ता है क्या? सर ऐसे में मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन सी आ रही थी मेरी। अब एक बारी खुद देख लो एक बारी। हाँ बताओ आप क्या, मतलब सीधा वही डिस्कस करते हैं। सर जो राइट वाला उसको समझ नहीं आ रहा अभी कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा राइट वाले उसमें, राइट वाले पार्ट में। राइट वाले में? लेफ्ट वाले में तो मुझे पता लग गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट वो लेफ्ट में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ। आइसोकोरिक कलर कर देंगे। राइट वाले में नहीं पता लग रहा। स्लोली लिखा हुआ है तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक। नहीं नहीं, अगर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब वो स्टार्टिंग में फिर मूव क्यों करने लगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा था हमने। नहीं वो तो, वो चीज होगी ना कि हम बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज मान लेते हैं, जो उसको हम मतलब वो कहते हैं कि वो जो क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। हाँ हाँ यस सर। फिर वो बाद में V04 पे अगर रुक क्यों गया, अगर वहां पे भी तो होना चाहिए था उसको, मतलब स्टॉपेज क्यों आई V04 पे ही क्यों आई वो स्टॉप वाला पॉइंट। नहीं नहीं, वो तो देखो, हम ऐसे क्वाज़ी स्टैटिक में कहीं पे भी मान लेते हैं, वो फर्क नहीं होता। मतलब वो तो अभी मान लो कि बस आपने उस टाइम पे जितना आपने पहले जो एक बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज किया हुआ था, अब आपने वो चेंज मतलब हटा दिया। तो ये कैसे दिमाग में है अभी आइसो बारीक होगा। मतलब वो तो इससे पता चल रहा है ना कि अगर हमें ये जो पिस्टन है, अगर इसको बहुत धीरे धीरे मूव करना है, लेट्स से, हाँ, एक सेकंड, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो तो तब होता अगर ये पिस्टन फ्री टू मूव होता। जैसे वैसा केस नहीं होता कि जैसे मान लो वर्टिकल गैस पड़ी है, पिस्टन ऊपर उठ रहा है। मान लो एक कंटेनर में पिस्टन रखा हुआ है गैस के ऊपर, और हम कहते हैं कि गैस स्लोली एक्सपैंड कर रही है, मान लो 1 मिनट के लिए। फिर तो हम कह सकते थे कि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर हमें पता था कि हमेशा पी नॉट ही है। यहाँ तो नहीं हम कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि पिस्टन कंप्रेस कर रहा है, तो पिस्टन किस इंस्टेंट पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि पिस्टन सेम फोर्स लगा रहा है, ये तो कहीं नहीं गिवन। हाँ गोपाल, समझे? अरे और जो स्लो वाला प्रोसेस होता है उसके अंदर हम उसको टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं मानते होते उसके अंदर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमने लिखा था कॉपी में कि स्लो प्रोसेस। नहीं 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 नहीं, वो तो हमने कंडीशंस लिखी थी। अगर हाँ स्लो है कि अगर उसके साथ में कंडक्टिंग है, तो कि अगर आपके पास मतलब मान लो गैस एक कंडक्टिंग कंटेनर में है, हाँ हाईली तो कंडक्टिंग कंटेनर में, हाँ। और तब आप उसको स्लोली कर रहे हो, तो होगा कि वो गैस हमेशा अपने सराउंडिंग्स के साथ सेम हम्म टेम्परेचर पे रहेगी। हम्म। तो इसमें आप वो पॉइंट समझ गए आप, यहाँ पे आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं कह सकते। अ, हाँ, सिर्फ इतना तो ऑफ कोर्स होएगा ही कि जो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। क्यों, वो क्यों सेम रहेगा। इक्विलिब्रियम में परफेक्टली कंडक्टिंग है बीच वाला, तो उन दोनों में आपस में कब तक हीट एक्सचेंज होएगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा।
फाइनल टेम्परेचर तो सेम होना पड़ेगा ना दोनों गैसेस का। हीट कंडक्टिंग कहा है उसने कि इसका मतलब ये है भी जितना डेल्टा क्यू वो करेगा वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ टेम्परेचर वाली बात तो नहीं गई। नहीं, मतलब इसका मतलब दोनों कंपार्टमेंट्स में आपस में हीट एक्सचेंज हो सकती है। हाँ एग्जैक्ट होगी बिल्कुल, डेल्टा क्यू जितना वो करेगा उतना ही होगा उसका हाँ उसका हाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और वो कब तक होएगी एक्सचेंज? हम सारे क्वेश्चंस को स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करते हैं ना। फिर उन्होंने लिखा होता है कि क्या? अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं नहीं, वो तो अगर कहीं ना भी लिखा हो तो हम वो तो मानते ही हैं। अच्छा, अगर मान लो हम नहीं मानेंगे तो फिर आप किस इंस्टेंट के लिए निकालोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी? नहीं V0/4 तक ही निकाल लूंगा, वही नहीं बता रहा था कि वी मान लो नॉट हमने बाई। V0/4 तक किया है ना, तो अभी उन दोनों गैसेस के बीच में एक वो है, मतलब अगर कुछ डिफरेंस है तो तब तक तो उसमें हीट भी एक्सचेंज होती रहेगी ना, और सारा कुछ आप स्लोली कर रहे हो। आप सोचो, आप पिस्टन को स्लोली स्लोली कंप्रेस कर रहे हो। अगर पिस्टन को आप कंप्रेस करके राइट साइड वाली गैस में कोई चेंज लाओगे और उसके लेफ्ट साइड पे कंडक्टिंग वॉल है, तो वो उसके साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर लेगी साथ हाँ के हीट साथ? हीट एक्सचेंज करेगी, यस। है ना, और कब तक करेगी? जब तक टेम्परेचर सेम ना कर दे। जो क्वाजी स्टैटिक जिसको हम कहते हैं कि वो गैस को अपने सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहना है। ओके सर। तो उसको टेम्परेचर तो सेम करना पड़ेगा ना साथ वाले का। एक बार करके देखूंगा मैं इसको फिर। हम्म। सर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि जितना वर्क डन होगा उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि टोटल हीट एक्सचेंज जीरो। तो फिर हाँ कर सकते हो, लेकिन वर्क डन निकलेगा नहीं ना सीधा। निकाल नहीं सकते उस पिस्टन के कारण कितना वर्क डन होगा, जिससे कि मतलब डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है ना। हमें कौन सा कोई पिस्टन की फोर्स दी हुई है? ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रेशर तो पे मान के तो करेंगे ना शायद। नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट मान ही नहीं सकते ना। सर ऐसा क्वेश्चन एक शीट में भी था कि जिसमें हमें प्रेशर को कांस्टेंट मानना पड़ रहा है, जिनमें जिसमें स्लो प्रोसेस है, मतलब प्रेशर सेम। नहीं, वो कुछ और होगा इस टाइप का। अगर तो देखो पिस्टन पे राइट साइड से कोई फोर्स लग रही है, फिर तो कोई रीजन नहीं है ना कि प्रेशर सेम रहे। ठीक है। और कोई इसमें? यस सर, एक मिनट आपको। 24th। एक साइड कॉर्क है, 300 केल्विन टेम्परेचर है।
बेसिकली इसमें हम एयर को आइडियल गैस मानेंगे। Yes, sir. इसका टेम्परेचर तो आप आइडियल गैस है, इसका टेम्परेचर इनिशियल बता दिया, फाइनल बता दिया। इसके वॉल्यूम में चेंज मान लो, वो मैंने मतलब हो तो गया था, ऐसे किया था कि इसको नहीं मतलब कि मान लिया कि लेफ्ट वाला नीचे एक्स चला गया, राइट एक्स वाला नीचे गया, हाँ हाँ उससे ऊपर प्रेशर हुआ। इक्वेट हो गया। हाँ उससे पीवी इक्वल टू एनआरटी से दो, हाँ उससे आ तो हाँ गया था। मतलब मैं ये उससे ना मतलब बेसिकली जो मैं प्रॉब्लम आ रही है वो वर्क डन निकालने में आ रही है। डेल्टा यू तो वो तो सिंपल ही है कि वो दिया ही निकल हुआ ही सब कुछ। गया कि हीट कैसे निकालेंगे, हाँ नहीं मतलब हाँ, हीट के लिए प्रोसेस चाहिए। डेल्टा इंटीग्रल पी डी भी करने के लिए वो ना ऐसे हाँ आता है कि पी भी एक्स की फॉर्म में आ जाता है, डीवी भी एक्स की फॉर्म में आ जाता है, तो उसको फिर इंटीग्रेट करता हूँ मैं। ठीक है। हाँ पर मैं वही कह रहा था कि कोई और कोई मेथड है वर्क डन ना निकालने का। ना ना, क्योंकि कोई डायरेक्ट तो कोई प्रोसेस है ही नहीं ना, इसमें तो चेंज हो रहा है प्रेशर हर इंस्टेंट पे गैस का। ओके तो सर। वो तो वो पीडीवी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। सर ये जो पार्टीशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना हम्म, थर्मोडायनेमिक्स में, फिर इनमें हम्म, थोड़ा सा फंसता हूँ मैं थोड़ा सा। हम्म, मैं देख के भेजूं थोड़े से कलेक्शन, ये हाँ मतलब यस सर। पार्टीशन वालों हाँ की, यस सर। मैं भेज दूंगा। इनके अंदर ना कभी कभी उसका चक्कर कंफ्यूजन हो पड़ जाती जाता है है। कि हाँ कंडक्टिंग हाँ, एडियाबैटिक, वही है बस। बहुत कुछ हो जाता है देखने में। सर एक वो हीट वाली शीट निकाल लो, वो डिस्कस करनी है, रिवीजन शीट। सर एक जनरल डाउट था। हम्म, सर जब हम करते हैं वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन प्रोसेस, हम्म, उसमें हम कहते हैं आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा होता है, और उसके हम्म, बाद आइसोकोरिक, उसके बाद इडियाबैटिक। राइट सर हाँ। अगर अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए करें, हम्म, फिर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा, उसमें हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे उनके ऑर्डर का, या फिर हम बोलेंगे कि आइसोबैरिक में मिनिमम वर्क डन हो रहा है बाय द गैस नहीं हम साइन के साथ कंपेयर करेंगे। होगा। हम्म, सर वो जो वेव वाला था ना, एनर्जी वाला, याद है आपको, जिसका मैंने कहा था मैं इंटीग्रेशन भेजूंगा आपको। हम्म, सर वो ना ऐसे था कि उसका ना इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स जा रही थी। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया था एलिमेंट, पर असल में ना जो एलिमेंट लेना है वो साइन कर्व के लॉन्ग लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो हाँ मैंने उसका फॉर्मूला ही फिर याद कर लिया। हाँ हाँ सही है। ओके सर। कौन सी वाली रिवीजन शीट थी ये? नहीं, 4। जो मतलब अभी दी थी वो वाली। हाँ डिवीजन 2। हम्म, फिर इसके नीचे हीट में ये आ गया। हम्म, 6th क्वेश्चन देखा ना, ऊपर ये तो थर्मो है, ऊपर है इसके हीट। नहीं टॉर्शनल। नहीं, ऊपर ऊपर से जब ये वाला 6th। इससे मतलब आइडियली ये मेंशन्ड होना चाहिए कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो कर रहा है। उसके जो
एज लेंथ है उसको कैसे रिलेट करेंगे? उसे एरिया पे फर्क पड़ेगा ना, न्यूटन में एरिया का कैसे? जो कांस्टेंट होता है उसके अंदर तो एरिया आता है ना। जो हम लिखते होते आप हैं तो dt बाई। इसको मतलब आप तो इसको बिल्कुल वैसे करो कि अ, ये मानो कि वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो कर रहे ओके ओके। हैं, और मतलब जो अ, मतलब जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा बेसिकली, रेट ऑफ हीट लॉस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपने एज डबल कर दी, वो जो हम लिखते नहीं होते थे, जो हमने रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बनाया था, वो सिग्मा ई ए बाय एम सी करके जो था कुछ। जब हमने mc dt बाई dt को स्टेफन से इक्वेट कर हाँ दिया हाँ था, हाँ हाँ हाँ, वो तो वो चीज। वाला कह रहे हो? हाँ, अच्छा। फिर उसके तो ऊपर मतलब की पावर हम ये 4 है। कह सकते हैं कि मतलब उसमें, मतलब वही कि इसमें अगर मान लो ये गिवन हो कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो कर रहा है वो, तो तो जो मतलब T4 की जगह तो वही आ गया, सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब जैसे उस केस में तो T4 माइनस T04 बना था ना। हाँ तो अगर हम ये मानते हैं कि भाई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो कर रहा है, हाँ तो जो वो टर्म्स हैं कि भाई T4 माइनस T0 रेज़ टू पावर 4 बननी थी जो आइडली, हाँ। अभी उसको तो हमने कहा कि कर करा के वो T माइनस T0 की फॉर्म की बन जाएगी। बट एनीवेज एरिया आएगा ही आएगा एज इट इज, क्योंकि कोई भी फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो वो प्रोपोर्शनल टू एरिया तो होती ही है। और जो m है वो m भी नीचे आएगा ही आएगा डिनोमिनेटर में। मतलब हम उससे ये हिंट ले लें कि हमारा k किस टाइप का होगा। जो न्यूटन ये का के है वो उसको बता रहे हो आप, जो हाँ न्यूटन का हाँ के हाँ होता है? हाँ अच्छा। और हमने लगाना न्यूटन वाला ही है, बस उसके अंदर के को देख लेना है कि किस तरह से वेरी हाँ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। फिर मल्टीपल का थर्ड देखना। तो सिंगल करेक्ट 14 बता दो। ये आंसर मतलब उस टाइप का बन गया बिल्कुल, जैसे वो जो फ्लूइड्स का क्वेश्चन नहीं होते कि एक वेसल के अंदर एक लिक्विड रखा हुआ है, तो वो हाइट में कितना चेंज आएगा उसकी अपरेंट हाइट में। सिर्फ फिर इसमें जब दोनों बढ़ेंगे, जो लेवल फिर सेम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, आपको तो अ, इन दोनों का गामा अलग अलग है ना, एक ग्लास का है और एक गामा उसका है मर्करी का। दोनों डिफरेंट अमाउंट से एक्सपैंड करेंगे। अच्छा होगा। इसको रिली कर सकते हो सॉल्व, बताओ। यस सर, वो समझ गया। हम्म, आगे मल्टीपल में। मल्टीपल का थर्ड।
Non-conducting vessel and moves conducting piston. सर इसके अंदर बस प्रोसेस बता दो, वो तो कर ही लूंगा मैं इंटीग्रेशन में। अच्छा, हाँ इस केस में आइसोबारिक होगा। सर जैसे मैं कह रहा था ना कि पिस्टन की जो राइट हैंड साइड है, देखो क्या कहा हुआ है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। सर लेकिन इसके अंदर जो पिस्टन है वो कंडक्टिंग का है, हाँ चाहे कंडक्टिंग का है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। नहीं, सिर्फ पिस्टन के कंडक्टिंग होने से क्या होगा? मतलब बाकी सिर्फ चारों तरफ से तो, तीनों तरफ से तो बंद है ना वो। मतलब ऐसे आप हम एक कंसेप्ट समझें कि जब हम कहते हैं कि मतलब एक गैस को अगर आपने एक हर तरफ से कंडक्टिंग उससे इंक्लोज किया है, जो पिस्टन कंडक्टिंग दिया है उसके कारण जो हीट होगी वो तो हम निकाल ही लेंगे, वो तो हमारी इक्वेशन में आएगी। अगर तो हम ये कह पाते किसी तरह कि हाईली कंडक्टिंग है, यहाँ तो कंडक्टिविटी दे दी ना पिस्टन की के। अगर तो आप जो से इक्वेशन बनाओगे, आप इक्वेशन में के इन्फिनिटी पुट कर दो, फिर जो आप बात कह रहे हो वो ठीक हो जाती। समझ रहे हो, यहाँ पे तो फाइनाइट कंडक्टिविटी है। जब हम जो आप केस कह रहे हो वो हम तब लगाते हैं जब हम एक तरह से ये मानते हैं कि प्रॉपर फुल कंडक्ट कर सकता है मटेरियल, कि मतलब हीट एक्सचेंज में टाइम ही नहीं लग रहा कुछ। ओके सर। और जो कि मैं ऑप्शन से देख पा रहा हूँ, जैसे इसमें बन भी जाएगा ना, जैसे अगर ए ऑप्शन है इसमें मैं के को इन्फिनिटी डाल दूं तो टेम्परेचर टी नॉट ही बन गया, देखो सीधा ही। नहीं, टी नॉट प्लस क्यू, वो तो जीरो, टी नॉट प्लस क्यू एल बाई के हो गया ना। अच्छा वो भी इन्फिनिटी, टी नॉट बन गया। हाँ इससे। हाँ तो वो बन गई है बात। ठीक है सर, ओके। तो आइसोबारिक बनना ही बनना है, क्यों? क्योंकि पिस्टन स्लोली मूव करेगा, मतलब वो तो हम मानते ही हैं। ये गिवन होना चाहिए था आइडियली क्वेश्चन में कि हाँ हम कि स्लो माने। ओके सर। हाँ, आगे। सो इसका 12th क्वेश्चन देखना। एटॉमिसिटी गलत वर्ड लिखा हुआ है ना, गामा लिखना होगा ना। अच्छा ठीक है सर। या वो तो नहीं कहना चाह रहा ये, नहीं बट खैर वो तो कैसे भी होगा। फिर कैसे होगा वैसे सॉल्व ये बोला? वो तो अभी इंटीग्रेट कर देंगे बस अभी। इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? नहीं, पीवी को एनआरटी लिखकर कर देंगे ना। अच्छा ठीक। यू को एफ बाय टू एनआरटी। अच्छा ठीक। सर, इसमें 6 क्वेश्चन देखना। हम्म।
सर इसमें इनिशियल प्रेशर सेम भी होगा? लिखा है इनिशियली द सेपरेटर इज इन इक्विलिब्रियम। यस सर। ठीक सर, एक बार फिफ्थ भी देख लो। Fifth question. मतलब ये हो जाएगा कि एक तो आप उसको कुछ डिस्प्लेस्ड मान लो, तो जितना एक एंड से लेंथ बढ़ेगी उतना दूसरे एंड से कम हो जाएगी। यस और प्रेशर सेम होना पड़ेगा फाइनल। सर, बीच में जो 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है उसका, मतलब उसका रोल तो बस इतना ही है कि एयर जो है वो 66 सेंटीमीटर, मतलब नहीं 90 सेंटीमीटर। ओके सर, मल्टी करेक्ट का सेकंड सर एक सिंगल नीचे। आंसर करेक्ट का 18 देख लो। तो हमें जिस भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है ना, हम उस पॉइंट से कट करके, नहीं जैसे प्रेशर एट फ्री एंड। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हम सीधा क्यों नहीं निकाल पा रहे, मतलब ये एक्सपोनेंट की टर्म्स किस तरह आ रही होंगी प्रोबेबली। कॉम्पोजिशन ऑफ गैस। हाँ तो मतलब जो मतलब डेंसिटी होएगी वो वेरिएबल सी हो जाएगी गैस की। हम मतलब वो नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी। तो इस केस में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट है।
हम इस टाइप की क्वेश्चन बना सकते हैं, देखो कि अगर हम कहें कि इस x पे अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर P मानूं, इस पॉइंट पे प्रेशर P प्लस dp हो गया। ठीक है, और तब कहना है इसे कि a dp is equal to rho a omega square x dx। बोलो भाई। हाँ भाई गोपाल, बताइए क्वेश्चन। मोस्टली की आपने वो सेंट्रीपिटल के साथ ADP। शेडेड पोर्शन का मास हो गया रो ए डी एक्स, और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेट कर दिया। अब यहाँ रो को आप लिख दो पी एम बाई आर टी, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। जो रो है वो सेम माना है आपने? हाँ, वो तो एक्स पे डिपेंडेंट है ना, तो रो तभी में तो रो एम को आ रहा है, वो तो उस छोटे से एम फ्रैक्शन तो का है ना। नहीं, एम तो मोलर मास हुआ ना, हाँ रो इक्वल टू ठीक पी है। एम बाई। वो तो सेम होगा, ठीक है सर। तो प्रेशर के साथ वेरिएशन आ गई है ना। ठीक, ओके सर। सर एक 20 देखना। अगर ये पिस्टन की मोशन से हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि भाई इनिशियल वॉल्यूम कितना है और फाइनल कितना है, वो निकल आएगा इसके अंदर हमारे ना पास। मेरी जो इनिशियल टेंशन थी वो 0 आ रही थी। जब मैंने एफबीडीज बनाई थी उनकी पिस्टन्स की। नहीं अब शायद जी ने आपने गलती कर दी। पी नॉट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस एंड पी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ हाँ। तो टेंशन वो उससे कुछ बन जाएगी ना, वो पी माइनस पी नॉट से कोई टर्म तो आएगी ना उसकी। हम्म, मतलब अगर आप पिस्टन का एफबीडी बनाओगे तो एक तरफ से पी ए फोर्स लगेगी, एक तरफ से पी नॉट ए फोर्स लगेगी, हाँ बिल्कुल, यस सर। वो कटेगी तो नहीं। टेंशन, दो इक्वेशंस आएंगे ना हमारे पास, वेरिएबल एक है, वो पी तो कट जाता है, वो टी 0 आ जाता है। अच्छा, मैं समझ गया क्या कह रहा हूँ।
इस तरह से बनेंगे ना क्वेश्चन। हाँ यस सर। यहाँ से P नॉट इक्वल टू P आ गया, T 0 आ गया। करेक्ट। इन्होंने कैसे निकाला हुआ आंसर? सर मैंने ऐसे करा था कि मैंने सीधा प्रेशर की रेशो निकाल ली गैस के, उसके बाद रेशो निकाल दिया मैंने टेंशन का इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करके, वो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ लिया ही नहीं। मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपने मतलब अज्यूम मतलब ये मान लिया कि बाहर नहीं है कोई प्रेशर? नहीं मैंने नहीं वो तो लिया था, लेकिन मैंने ये एफपीडी नहीं बनाई, मैंने चेंज इन वॉल्यूम निकाला, उसके बाद चेंज इन टेंशन निकाल लिया, और चेंज इन प्रेशर निकाल लिया, उसके बाद चेंज इन टेंशन निकाल लिया। ये तो अगर हम चेंज इन टेंशन भी निकालेंगे तो परसेंटेज टेंशन के लिए तो इनिशियल टेंशन चाहिए होगी ना? हाँ मैंने वो नहीं करा शायद, परसेंटेज मैंने डिफरेंस निकाल दिया था शायद, आई एम नॉट श्योर। इसके अंदर चेंज इन प्रेशर को चेंज इन टेंशन से कैसे रिलेट करेंगे? बताओ भाई अंशुल क्या किया? सीधा तो नहीं होगा, मतलब सॉल्व भी किया होगा अंशुल? सर कुछ याद नहीं है मेरे को ऐसे, मैंने मतलब मेरे को याद है कि मैंने एफपीडी नहीं लिखी थी कोई। वो तो फिर चलो आपने मतलब हम इग्नोर कर दिया होगा। मतलब फिर गैस का तो आपने वो लिखना ही पड़ा होगा ना आपको, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। हाँ तो बस ठीक है, होगा ना वैसे ही होगा। ये वाले अब कॉन्सेप्ट ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं आएगा, मतलब T बाई डेल्टा T। इंक्रीज होगा। हाँ। और वही फिर से होता है ना, वो प्रेशर और टेंशन को कैसे रिलेट किया है? नहीं मैंने ये देखा ना कि बाहर का प्रेशर सेम है, तो मैंने अंदर के प्रेशर का चेंज निकाल लिया, हम्म उसके कारण टेंशन का चेंज हो जाएगा। कैसे आएगा वो इनटू प्रेशर? एरिया से नहीं कर सकते? प्रेशर चेंज इनटू एरिया इक्वल टू टेंशन का चेंज। नहीं कर सकता ऐसा? कुछ मतलब कुछ बेसिस क्या है मतलब इस चीज का? उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही पिस्टन पर। फिर बोलना क्या कहा आपने, प्रेशर चेंज इनटू एरिया, कौन सा एरिया? वो हाँ पिस्टन का एरिया। अलग अलग है ना, लेफ्ट राइट। क्या आप एक इंडिविजुअल पिस्टन के लिए कह रहे हो? एक इंडिविजुअल पिस्टन के लिए कह रहा था मैं। नहीं तो उस इंडिविजुअल पिस्टन पे तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, गैस का प्रेशर भी लग रहा है और टेंशन भी लग रही है। वो गलत है। तीन चीजें प्रेशर हैं। चेंज तो कॉमन होगा और प्रेशर चेंज दोनों का, क्योंकि गैस बीच में है ना उसके दोनों के। तो बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि एरियाज अलग अलग हैं तो फिर फोर्स अलग आ जाएगी ना। ओके सर। बेसिक सही करो। सर ये 21st क्वेश्चन है, वैसा वो बोल रहे थे हम 20 क्यों रहेगा सर? हाँ वही। हाँ सर आपने ये इसमें से डालने हुए हैं जो ये टेस्ट है?
नहीं नहीं यार, तो बहुत ही चांस की बात है। बाई चांस। अच्छा 20 सेकंड देखना। इसमें मतलब बस ये हो गया 20 सेकंड में कि जो सेकंड केस है कि वो नॉन आइडियल गैस हो गई। तो बस हम उससे जो देखते होते हैं ना कि आइडियल बिहेवियर कब होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर। सर एक मल्टीपल का सेकंड देखना। सी ऑप्शन। हाँ इसके अंदर ना जो उसने W की डेफिनेशन दी हुई है वो कहा हुआ है वर्क बी द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन गैस। हम्म। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला आ रहा है तो सी ऑप्शन नहीं आएगा इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सब्जेक्टिव का थर्ड देखना। यही है। हम्म। Latest question, two parts of volume V and 3V, 2 moles. Velocity side vacuum hai. The piston is now released. Gas expands to fill the entire space. The piston is then pressed back to the initial position. अब इसमें स्टार्टिंग में तो ऐसे किया कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो प्री एक्सपेंशन हो गई। हाँ तो उसके अंदर तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हाँ होगा। हाँ प्रेशर तो चेंज होगा ना उसके अंदर। हाँ, प्रेशर चेंज हो जाएगा। हाँ और वॉल्यूम चेंज होगी तो मतलब जो बेसिकली मैंने इंटरनल चेंज निकाला है, चेंज इन एनर्जी हम्म, निकाला है, वो जब वो 3V से वापस कंप्रेस होकर V पे आ रहा है उसका निकाला है। हाँ ठीक है। तो 3V से नहीं, 4V से। अच्छा सॉरी। फाइनली तो 4V हो गया ना। ओके ये लग रहा है मैंने गलती कर दी। ओके सर। सर इसका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें मतलब हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जैसे अगर हम सबसे पहले तो इक्वेशन हो गई पी वी इज इक्वल टू पी डैश इंटू वी प्लस डेल्टा वी। और फिर हमें कहा है कि इसमें से हमने डेल्टा वी वॉल्यूम रिमूव कर दिया। इससे सोचो प्रेशर में क्या चेंज आएगा।
मतलब अगर हमें ये कहना है कि इतने पोर्शन की गैस निकल गई, सर हमने गैस निकाली है, फिर पूरा वो वही निकाल दिया डेल्टा वी, वो पूरा। मतलब उतने पोर्शन के गैस निकाल दी, एक ही बात उसने हुई। उसने बोला ना लीविंग वॉल्यूम वी इन दिस सिलेंडर, मतलब वहां में वॉल्यूम वी रह गई। हाँ मतलब ये जो शेडेड पार्ट है खत्म कर दिया बाद में। हाँ, पूरा ही खत्म कर दिया। ओके सर। हम्म। तो फिर आप ये उससे निकाल लोगे कि मतलब जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा वी वॉल्यूम, इसका प्रेशर कैसे निकालोगे? तो अगर वी प्लस डेल्टा वी का पी डैश है, मोल्स भी चेंज होगी ना। हाँ वही कि इसके इतने पोर्शन के मोल्स अलग हो गए। तो वो तो उससे निकल आएगा ना वो, मतलब जो हम मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सारे मोल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डीवी बाई वी हो जाएगा। मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते इसको कि जो पी डैश इंटू वी ओवर वी प्लस डेल्टा वी नहीं होगा ये? यस सर। यस सर। तो इससे बस बन जाएगा, इसकी वो सीरीज बनानी पड़ेगी कुछ। आगे तो इसके अंदर बाकी तो हो गए थे मेरे। सर 8th में वहाँ पे 10⁵ पास्कल आएगा। टॉप राइट में डेटा है, वो गलत दिया हुआ शायद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यस सर, यस। और सर 9th का जो बी पार्ट है, सर इसका आंसर नेगेटिव क्यों दिया हुआ है? नहीं पॉजिटिव यार वो। पॉजिटिव। और सर 11th में सर ये कैसे पॉसिबल है वॉल्यूम रेशियो वी ए बाई वी पी और वी सी बाई वी डी दोनों 2 हैं? 16 लेकर आ रहा है वी ए बाई वी बी को। क्या सॉरी लेके आ रहा है? 16। क्या वी ए बाई बी को 16 लेके आ रहा हाँ, वो गिवन नहीं है, ऐसा एक थ्री थ्री बी में, मिसप्रिंट है। एक्सरसाइज 3 में भी है गिवन क्वेश्चन। अच्छा होगा सर। और जो 14th क्वेश्चन है सर, इसमें प्रोसेस कौन सा मानना है हमने? जैसे इसमें जैसे वही चीज एग्जैक्टली मैं बता रहा था ना कि इसमें क्या होगा कि स्लोली हो रहा है, तो इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर को इस केस में सेम रहना पड़ेगा, तभी पिस्टन ठीक स्लोली मूव करेगा। ठीक है। इसको बाद राइट फिर वो डन अभी विद। जो जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला वो भी रहता है, मैं अगली क्लास में पूछूंगा। ठीक है कोई बात। फिर वो एक ना वो भेज देना मुझे, जो पार्टीशन वाले हैं, मतलब वो ना ऐसे है कि वो काफी प्रोमिनेंट से क्वेश्चन है, आते रहते हैं काफी। मतलब मैं चाहता हूँ, पार्टीशनिंग हाँ, तो मैं सच है चाहता बस। हूँ कि उसमें काफी मेरी बढ़िया हो जाए। ठीक है मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर चलो जो हमारा 23rd से 20 लेकर 7th के बीच में जो ब्रेक था, उसमें डिस्कशन कंटिन्यू कर लें जो चैप्टर्स किया है, क्योंकि
बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए। हाँ हाँ, डिस्कशन तो रखेंगे हम, ओके। वो तो ऐसे ही चलेगी। सर जो शेड्यूल है उसको मत चेंज करना, उसमें थोड़ा सा बफर काम कर लेंगे वो एक से साथ में। बोर्ड्स के कारण? नहीं बोर्ड, हाँ बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए ना, तो एक से हाँ, साथ में कोई बफर जो है बीच वाला वो कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब मैं 1 से 7 को ना छेड़ूं, 1 से 7 एक, मई को। हाँ मतलब डिस्कशन कर लेंगे पर हाँ हाँ, शेड्यूल में और कोई। कोई काम नहीं रखेंगे, हाँ हाँ ठीक है। यस सर। चलो, अब तो वैसे चलो खैर, अभी आप तो बोर्ड्स का कुछ कर भी नहीं रहते आप लोग, बट हाँ यस ठीक है सर। ना। अब उसका अभी सोचना भी नहीं है। हाँ यस सर। बस मोस्ट लाइकली क्या होगा, जो लग रहा है कि जेई एडवांस फिर पोस्टपोन होगा मोस्ट लाइकली। फिर मुझे लग रहा किस है बार भाई। क्यों होगा सर? हम्म। किस बार क्यों होगा सर? पहले कम हो रहा था, अब जल्दी हो रहा है, तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर जल्दी नहीं होना चाहिए, मतलब सेम टाइम। नहीं देखो, ऐसा है ना कि जैसे इन्होंने कहा है कि 1 जून को कंसिडर करेंगे ये, कि बोर्ड्स की डेट शीट, और मिनिमम 15 डेज का गैप देंगे, मतलब एग्जाम शुरू करने के लिए। अच्छा ओके, ठीक है। और अगर एग्जाम्स एक बार शुरू किए तो उसमें कम से कम 20-25 दिन तो लगेंगे ही, मिनिमम ही है इतने तो। यस यस। तो अब 2 सिनेरियोज हैं कि या तो वो बोर्ड एग्जाम्स ही अ, जुलाई के बाद ही शुरू करें आफ्टर जेई एडवांस्ड, अच्छा। या फिर ये होगा कि फिर जैसे इन्होंने बोर्ड एग्जाम शुरू किए तो फिर उस कारण से फिर जेई एडवांस को अपना पोस्टपोन करना पड़ेगा। सर मुझे लग रहा है कि पिछले साल की तरह सितंबर तक ना चले जाए। हो सकता है हाँ, अभी तो खैर पता ही नहीं कि सिचुएशन कितनी अ, खराब होती है। हाँ यस अगली वेट लगाए तो बस। सर। चलो ठीक है बच्चों, लगे रहो। थैंक्स सर। ओके बाय।